आइए आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ स्पेशल केसेस पर चर्चा करते हैं। प्रक्षेप गति की कुछ विशेष स्थितियां हैं, उनमें हम अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है कैलकुलेशन प्रोसेस। चलिए, मुख्य रूप से हम 3 विशेष स्थितियों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहली स्थिति है अगर जो प्रोजेक्टेड पार्टिकल है वो अर्थ सरफेस से कुछ ऊंचाई पर है, जैसे किसी मीनार पर से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, पहाड़ी से प्रोजेक्ट किया जाए, ठीक है, या किसी मकान की छत पर से प्रोजेक्ट किया जाए, और जो प्रोजेक्शन की डायरेक्शन है वो हॉरिजेंटल से ऊपर की ओर रखी जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टोन है, उसे एक मीनार, ये हॉरिजेंटल सरफेस है, अर्थ सरफेस, और ये मीनार है h हाइट पर, मीनार के टॉप पर से, यहां से हमने किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया, ऐसे ये u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। अब क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये जो प्रोजेक्टेड पार्टिकल होगा वो ऐसे इस तरह से ट्रैजेक्टरी पाथ पर चलते हुए आकर के अल्टीमेटली अर्थ पर कहीं ना कहीं हिट करेगा। अब देखो, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो परंपरागत तरीका है कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहां से लेकर यहां तक टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको t1 = t हम कैलकुलेट कर लें। फिर दूसरा मूवमेंट यहां से यहां तक के लिए हम टाइम t2 कैलकुलेट कर लें। फिर टाइम t1 और t2 को जोड़ करके टोटल मूवमेंट की स्टडी कर लिया जाए। ये जो कॉन्सेप्ट है, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो डिस्टेंस भी होगी, रेंज भी होगी, ये x1 होगी यहां से लेकर यहां तक, और ये रेंज x2 होगी। तो जो टोटल कवरेज होगा इसमें x1 प्लस x2 लिया जाए, कैलकुलेट किया जाए, और इसी तरह से जो टोटल टाइम होगा वो t1 प्लस t2 लेकर के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस परंपरागत तरीके का प्रयोग करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए, जो इनिशियल वेलोसिटी हमारी है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है, वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके 2 कंपोनेंट होंगे। अगर ये प्रोजेक्शन एंगल थीटा है तो एक u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा और एक वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा कंपोनेंट u sin थीटा। तो इस तरह से जब u वेक्टर क्वांटिटी है तो u cos थीटा भी वेक्टर क्वांटिटी होगी और u sin थीटा भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। हमको करना क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली नीचे की ओर आ रहा है पार्टिकल, हमारे प्रोजेक्शन पॉइंट से अल्टीमेटली जो पार्टिकल स्टोन स्ट्राइक कर रहा है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हमें करना क्या है, u sin थीटा का नेगेटिव वेक्टर यानी अपोजिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेना है। अगर हम नेगेटिव वेक्टर u cosine थीटा कर लेंगे तो अपोजिट साइड में नीचे की ओर हो जाएगा -u sin थीटा। क्या हो जाएगा, -u sin थीटा। अब हमको कुछ नहीं करना है, हम टोटल टाइम अगर t ले लें तो इसमें जो वर्टिकल मूवमेंट होगा उसके लिए भी टोटल टाइम t लिया जाएगा और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए भी टोटल टाइम t लिया जाएगा। लेकिन यहां पर क्या स्थितियां बदलेगी, इसको हम इसमें ग्राफ में, टेबल में अगर ड्रॉ करें तो मिलेगा। देखो, ये मोड, मोशन का जो मोड है हमने लिया हॉरिजॉन्टल मूवमेंट,
और दूसरा मोड लिया वर्टिकल मूवमेंट। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या होगी, आई वी, इनिशियल वेलोसिटी होगी u cos थीटा। या वर्टिकल मोड में माइनस u sin थीटा ले लेना है। कब, जब प्रोजेक्टेड पार्टिकल प्रोजेक्शन पॉइंट से ऊपर की ओर जाकर अल्टीमेटली नीचे की ओर आ रहा है। टाइम जो होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, t और t लिया जाएगा। एक्सेलरेशन जो होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए एक्सेलरेशन 0 होता है, अल्टीमेटली नीचे की ओर आ रहा है इसलिए प्लस g ले लिया जाए। और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए r होगा। कितना होगा, r, जो रेंज है यहां से लेकर के यहां तक। और वर्टिकल जो मूवमेंट होगा यहां प्रोजेक्शन पॉइंट से नीचे की ओर है वो h लिया जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो भी चीजें हमें निकालनी हो, कैलकुलेट करनी हो, उसको हम बहुत ही इजीली इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना आ गया कि हमें u sin थीटा नहीं लेना है वर्टिकल मूवमेंट के लिए, बशर्ते हमें माइनस u sin थीटा लेना है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से भी हम जरा देखते हैं। एग्जाम्पल ले लें कोई, तो एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई स्टोन है, मान लेते हैं कि एक स्टोन है, ठीक है, और उसे 16 मीटर प्रति सेकंड से मीनार की ऊपर से, यहां मीनार के टॉप से इस जगह से 16 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया गया। ये अब ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया तो ये स्टोन क्या होगा, ऊपर की ओर ऐसे मूवमेंट करता हुआ आके यहां स्ट्राइक कर गया। ठीक है, ये हाइट h है और ये रेंज इसकी हो गई r। थीटा, इसका जो प्रोजेक्शन का एंगल है वो दिया गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है मान लीजिए। ठीक है, और ये कह दिया जाए कि ये स्टोन जो है उसने क्या किया, 4 सेकेंड का समय लिया और 4 सेकेंड बाद वो आके ग्राउंड से स्ट्राइक करता है और हमको हाइट और रेंज निकालने के लिए कहा जाए। तो ऐसी स्थिति में देखो हमने क्या किया, ये u है, इसका एक कंपोनेंट इधर ux हो जाएगा, वो होता है u cos थीटा, इसलिए यहां 16 इंटू कॉस 30 हो गया। 16 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, 8 √3 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड हो जाएगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए। और इधर जो कंपोनेंट होगा ये ऊपर की ओर, ये u sin थीटा होगा, लेकिन प्रोजेक्टेड पार्टिकल अल्टीमेटली नीचे आ रहा है इसलिए इसका हमने माइनस ले लिया, माइनस वेक्टर, और उसको मान लो हमने u y कर दिया तो हो जाएगा माइनस u sin थीटा। ठीक, क्या हो जाएगा, माइनस u sin थीटा। तो हो जाएगा माइनस 16 इंटू साइन 30 माइनस 16 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब वर्टिकल मूवमेंट देखो, फॉर वर्टिकल मूवमेंट u कितना है, अगर हम ये फार्मूला लगा दें h इज इक्वल टू, सॉरी इक्वेशन लगा दें s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहां क्या लिया जाएगा, h इज इक्वल टू u -8 इंटू t 4 प्लस हाफ, यहां g लिया जाएगा, g की वैल्यू 9.8 और यहां का 4 का स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको आसानी से आंसर मिल जाएगा।
क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। और यही अगर हम फॉर हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल मूवमेंट की बात करेंगे, यही क्वेश्चन यूज करें तो हो जाएगा कैपिटल R इज इक्वल टू U 8√3 टाइम T4 प्लस हाफ। हॉरिजेंटल कंपोनेंट के लिए z की वैल्यू नहीं इफेक्टिव होती, इसलिए 0t²। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमको रेंज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी। ठीक, अब चलो दूसरे केस लेते हैं, सेकेंड केस लेते हैं, जिसमें जो प्रोजेक्टेड पार्टिकल है वो हाइट से प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन उसे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए, तब क्या होगा। ये सेकंड केस लेते हैं, हाइट से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन जो प्रोजेक्टेड पार्टिकल है उसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ही प्रोजेक्ट किया गया u स्पीड से। ठीक, ये प्रोजेक्टेड पार्टिकल भी क्या करेगा, ऐसे मूव करता हुआ आकर के ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। तो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा जहां से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, और जिस जगह स्ट्राइक कर रहा है वो रेंज हो जाएगी। याद देखिए u, या थीटा कितना है, 0, थीटा कितना है, 0। इसलिए इस केस में अगर आप देखें तो ux हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी u cos थीटा से अगर हम निकालें तो हो जाएगा u cos 0, यानी u ये। ठीक, लेकिन अगर इसका हम वर्टिकल कंपोनेंट निकालें इधर, चलो ऊपर की ओर पहले निकाल दें, ऊपर की ओर निकालेंगे तो u साइन थीटा 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये जो नीचे की ओर इसका अपोजिट वेक्टर हम निकाले तो -0, वह भी 0 ही है, वो भी 0 आ जाएगा। यानी ऐसे केस में क्या होगा, जो वर्टिकल मूवमेंट है प्रोजेक्टाइल का वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी की जैसा होगा। यानी वर्टिकल मूवमेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 ली जाएगी। यहां क्या होगा, फॉर वर्टिकल मूवमेंट इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और फॉर हॉरिजेंटल मूवमेंट इनिशियल वेलोसिटी u होगी। क्या होगी, u। बाकी सारी चीजें सेम होंगी। टाइम, टोटल टाइम t लगेगा। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 होगा इफेक्टिव। वर्टिकल मूवमेंट के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण अभी भी +g लिया जाएगा। अब इसमें क्या है, केवल एक यही चीज ध्यान रखनी है, ux यानी x हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल मूवमेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी ux u के बराबर होगी, और वर्टिकल मूवमेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी uy वो 0 के बराबर होगी। इसके आधार पर कोई भी कैलकुलेशन हम इजिली कर लेंगे। अगर इसमें हम देखें ये वैल्यू इसको पुटअप करके लगाएं तो इसमें क्या होगा, h इज इक्वल टू ut 0t प्लस हाफ g t² वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, मूवमेंट के लिए। तो यहां से h इज इक्वल टू हाफ gt², ये फार्मूला आ जाएगा। आप इसको याद रखें तो ट्रिकी अप्रोच में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से रेंज की बात करेंगे तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू ut, ये ux इंटू टी प्लस हाफ, जी की जगह पर 0 करेंगे तो सेकेंड टर्म इसमें नल होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इजिली निकाल सकते हैं। चलो थर्ड केस लेते हैं।
अब हम क्या करते हैं कि किसी प्रोजेक्टेड पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से नीचे की ओर हम थ्रो करते हैं। जैसे नदी है, नदी के ऊपर कोई पुल बना है, रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, और ब्रिज के ऊपर से हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से नीचे की ओर एक पार्टिकल प्रोजेक्ट कर दिया या स्टोन प्रोजेक्ट कर दिया। सपोज दैट ये रिवर का सरफेस वाटर सरफेस है, ये ब्रिज इतनी ऊंचाई पर है, यहाँ पर पुल है, ये हॉरिजॉन्टल है। हमने क्या किया, ना ऊपर की ओर थ्रो किया ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बल्कि ऐसे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर हमने नीचे की ओर पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये पार्टिकल भी, इसका भी जो मूवमेंट होगा वो अंडर ग्रेविटी होगा, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल मोशन की जैसा ही इसका बिहेवियर होगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ एक कंपोनेंट ux इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इफेक्टिव होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में uy इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ये इफेक्टिव होगा। शेष चीजें उसी तरीके से h निकालेंगे, r निकालेंगे, जैसे हम लीनियर इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जो u साइन थीटा होता है उसका हम माइनस वेक्टर माइनस यू साइन थीटा निकाल लेते हैं, जो नीचे की ओर इफेक्टिव होता है हम फिर माइनस यू साइन थीटा का यूज करेंगे। और अगर नीचे की ओर थ्रो किया गया है तो यू साइन थीटा को ही पॉजिटिव में लेकर के सारे कैलकुलेशन किए जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कहीं नहीं आनी चाहिए। और अगर हम जनरल मेथड इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए हम वेक्टर एनालिसिस का सहारा ले लेते हैं। अच्छा, जरा एक इसी पर हम लोग लिमिटेशन ऑफ जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी लिमिटेशंस क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कब तक पैराबोलिक होगा, तो लिमिटेशंस फॉर प्रोजेक्टाइल पाथ टू बी पैराबोलिक। प्रक्षेप के पथ के परवलयाकार होने की शर्त क्या होती है। देखिए, जो प्रक्षेप गति होती है वो गुरुत्व के अधीन होने वाली गति है, मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो मूवमेंट होता है वो जी के प्रभाव में होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के प्रभाव में होता है। ऐसी स्थिति में हमें उन किसी भी स्थिति को प्रोजेक्टाइल मोशन में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी स्मॉल जी को प्रभावित कर दें या उसके मान को बदल दें। ठीक, जैसे हमने स्पीड, प्रोजेक्शन की जो स्पीड है बहुत ज्यादा रख दी, तो बहुत ज्यादा जब रखेंगे तो प्रोजेक्टाइल क्या होगा, बहुत अधिक हाइट पर जाएगा। तो हम जानते हैं कि सरफेस से ऊपर की ओर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी होता है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह से रेंज बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो स्थान बदलने से भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी चेंज हो जाता है। ठीक, या बहुत अधिक हाइट तक भेज रहे हैं तब भी जी बदल जाएगा, या रेंज ज्यादा रखें तब भी जी बदल जाता है। इसके अलावा तीसरी जो चीज होती है कि एयर रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो, एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तब भी जी जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट नहीं रह पाता है। इसलिए हमको एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल रखना है। अगर कहीं पर एटमॉस्फेयर है या एयर है तो स्पीड को कम रखा जाए। जो प्रोजेक्शन स्पीड है वो जब हम कम रखेंगे
तो एयर रेजिस्टेंस इफेक्टिव नहीं होगा, जिसके कारण जी ड्यूरिंग मोशन रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। तो जो प्रक्षेप गति में प्रक्षेप पथ के परवलयाकार बने रहने की जो सीमाएं होती हैं, जो शर्त है, उसमें आता है कि जो प्रोजेक्टाइल है उसकी हाइट मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए, रेंज मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, एयर रेजिस्टेंस नल होना चाहिए, और एयर रेजिस्टेंस नल रखने के लिए स्पीड को, जो प्रोजेक्शन स्पीड होती है, उसको कम रखा जाना चाहिए। इन सब का मकसद सिर्फ और सिर्फ है कि ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, वो पूरी प्रक्षेप गति के दौरान नियत बना रहे। ठीक है, तो इन शर्तों के अधीन हम अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो जो भी थ्योरी हम लोगों ने अभी तक स्टडी की वो सॉरी एडॉप्ट हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो जो अपोजिंग फोर्सेस होंगे वे इफेक्टिव हो जाएंगे, जो प्रोजेक्टाइल के पाथ को पैराबोलिक नहीं रहने देंगे। फिर वो ट्रैजेक्टरी की तरह मूवमेंट करेगी, वो कोई भी पथ हो सकता है। ठीक है।